नमस्कार। सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। सत्यहिंदी पर सिनेमा से जुड़ी अपनी साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं। सिनेमा से जुड़ी गतिविधियों के बारे में, सिनेमा से जुड़ी प्रवृत्तियों के बारे में, सिनेमा से जुड़ी कहानियों के बारे में, फ़िल्मों के बारे में, फ़िल्मी लोगों के बारे में, नायकों, चरित्र अभिनेताओं, गायकों, गीतकार, संगीतकार, पटकथा लेखक आदि के बारे में, क्योंकि हम मानते हैं कि सिनेमा मनोरंजन का माध्यम नहीं है, सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है। इसलिए सिनेमा के बारे में लगातार गंभीर बात होती रहनी चाहिए, क्योंकि वो समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की ताकत रखता है। अपनी इसी सोच के तहत आज हम जिस विषय पर बात करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, वो एक फ़िल्म से जुड़ा है जो अभी हाल में ही रिलीज़ हुई है। इनफैक्ट वो जिस दिन शाहरुख खान की फ़िल्म पठान रिलीज़ हुई, उसी दिन वो फ़िल्म पर्दे पर आई। इस फ़िल्म का नाम है गांधी गोडसे एक युद्ध। ये फ़िल्म राजकुमार संतोषी ने बनाई है। राजकुमार संतोषी, जैसा कि फ़िल्म देखने वाले जो फ़िल्मों से परिचित दर्शक हैं, वो जानते हैं। राजकुमार संतोषी बहुत जाने-माने निर्माता, निर्देशक हैं। उन्होंने घायल, दामिनी, घातक, लेजेंड ऑफ भगत सिंह, हल्ला बोल, लज्जा, ऐसी कई फ़िल्में बनाई हैं। उन्होंने बहुत अलग ढंग की एक कथा कहने की शैली विकसित की है, जिसमें वो गंभीर विषयों को मनोरंजक सिनेमा के साँचे में ढाल करके प्रस्तुत करते हैं और उनकी फ़िल्मों को बॉक्स ऑफिस पर भी सफलता मिली है और उनको क्रिटिकल एक्लेम भी मिला है। तो राजकुमार संतोषी इस बार जो एक विषय लेकर आए हैं, वो गांधी और गोडसे की कहानी है और कहानी में दिलचस्प बात ये है कि उन्होंने गांधी और गोडसे को एक साथ प्रस्तुत किया है। जो लोग जानते हैं इतिहास को, भारतीय राजनीति के इतिहास को, उन्हें मालूम है कि गा महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी नाथूराम गोडसे ने। लेकिन एक नाटक पर आधारित करके इस फ़िल्म को बनाया गया है। उस नाटक में नाटककार ने कल्पना की है कि गांधी जी जो है वो गोडसे की गोली से मरते नहीं हैं और गांधी और गोडसे के बीच संवाद होता है। वो संवाद जो है आज की राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से कितना मौजू है, क्या उसमें चीज़ें निकल कर आती हैं और एक ऐसे समय में जबकि कट्टरपंथी राजनीति जो है उसका बोलबाला है और एक गोडसे के महिमा मंडन की कोशिशें भी हम देख रहे हैं हो रही हैं। ऐसे में गांधी और गोडसे के संवाद की ये जो कल्पना की है, उसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? क्या इस फ़िल्म का मैसेज हो सकता है? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए 3 बहुत ख़ास मेहमान मौजूद हैं, जो कि सिनेमा को बहुत गंभीरता से लेते हैं, ना सिर्फ़ फ़िल्म देखते हैं बल्कि उसके बारे में विश्लेषण करते हैं और आप लोगों से के बीच आके चर्चा भी करते हैं, लगातार लिखते पढ़ते रहते हैं। मेरे साथ प्रोफ़ेसर जबरीमल पारेख मौजूद हैं, जो कि हिंदी सिनेमा के बहुत हिंदुस्तानी सिनेमा के बहुत गंभीर अध्येता हैं। वर्षों से सिनेमा पर लिख रहे हैं, 3-4 दशकों से ज़्यादा समय से लिख रहे हैं। कई किताबें लिख चुके हैं सिनेमा पर और गांधी गोडसे एक युद्ध पर उन्होंने एक बहुत लंबी टिप्पणी लिखी थी। तो आज हम उनसे जानेंगे कि गांधी गोडसे एक युद्ध जो फ़िल्म है, उसके बारे में उनका क्या कहना है। हमारे साथ धनंजय कुमार जी हैं, जो कि फ़िल्म पटकथा लेखक हैं, गीत लेखक हैं और फ़िल्म निर्माण की व्यवस्था से भी जुड़े हुए हैं, सक्रिय हैं लगातार और फ़िल्म राइटर्स एसोसिएशन जो है, स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन, उससे भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अजय ब्रह्मात्मा जी हैं, जो कि एक बहुत वरिष्ठ फ़िल्म समीक्षक हैं, वर्षों से फ़िल्मों की समीक्षाएँ कर रहे हैं, फ़िल्म पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं, कई किताबें लिख चुके हैं। इरफ़ान पर लिखी अभिनेता इरफ़ान पर लिखी उनकी किताब बहुत चर्चित है, हाल ही में उस पर काफ़ी विमर्श हुआ है सोशल मीडिया पर और अन्य मंचों पर। तो आप तीनों से मैं बारी-बारी से ये जानना चाहूँगा कि जो फ़िल्म आई है राजकुमार संतोषी की, इस फ़िल्म को लेकर के आपकी क्या राय है? फारग साहब मैं आपसे शुरू करता हूँ। ये जो फ़िल्म आई है, एक ऐसे समय में आई है जबकि जैसा मैंने कहा कि जो विचारधाराओं का एक युद्ध चल रहा है, हम देख रहे हैं धरातल पर एक युद्ध चल रहा है। एक विचारधारा है जो गोडसे का मंडन कर रही है। यानी हम देख रहे हैं चुने हुए प्रतिनिधि जो है वो गोडसे की अ, गोडसे का महिमा मंडन कर रहे हैं, उनको एक तरीके से नायक की तरह पेश करने की कोशिश की जा रही है और ऐसे में गांधी और गोडसे को एक फ्रेम में लाकर खड़ा कर देना, वो किस तरह का मैसेज देता है? आपके हिसाब से ये इस फ़िल्म के पीछे क्या मकसद हो सकता है? परख साहब, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए परख साहब। अ, अमिताभ जी, ऐसा है कि इस फ़िल्म पर बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ी-सी चर्चा मैं उस नाटक की करूँ, जो हिंदी के बहुत ही वरिष्ठ लेखक असगर वजाहत ने लिखा था। 2011 में वो नाटक प्रकाशित हुआ था और
उस नाटक पर राजकुमार संतोषी ने ये फ़िल्म बनाई है जो अभी 25 जनवरी को रिलीज़ हुई है। तो थोड़ी-सी पृष्ठभूमि इसकी चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं बहुत विस्तार से नहीं जाऊँगा। सिर्फ़ ये बताने के लिए कि ये नाटक जो है 2011 में प्रकाशित हुआ था, यानी कि 12 साल से ज़्यादा हो गए। और ये नाटक जो है, वो कई भाषाओं में अनुवाद भी हुआ और खेला गया, ठीक है? उस समय निश्चित रूप से जो आजकल फ़िल्म को लेकर विवाद हो रहा है, वो नाटक को लेकर उस तरह से विवाद नहीं हुआ। लेकिन आज से करीबन 4-5 साल पहले एक गोष्ठी इस नाटक पर हुई थी और उस गोष्ठी में मैं भी मौजूद था, असगर भाई भी मौजूद थे और मैं नाटक पढ़ के गया था और मैंने उस समय भी कहा था कि असगर भाई मैं इस बात से बहुत मुतमईन नहीं हूँ, मुझे बहुत ये तरीका बहुत जो आपने इसमें अपनाया है कि गांधी और गोडसे के बीच में संवाद का, वो मुझे बहुत उपयुक्त नहीं लगता। कारण यह है 2 कारण मैंने उनके सामने रखे थे। एक कारण तो यह है कि जो फासीवादी विचारधारा में विश्वास करते हैं, वो संवाद में विश्वास नहीं करते। संवाद में विश्वास करने वाले किसी निहत्थे व्यक्ति को गोली से नहीं मारते और न वे जो है किसी मस्जिद को तोड़ते हैं इस तरह से और न वो दंगे-फ़साद कराते हैं। तो इसलिए संवाद में जो विश्वास ही नहीं करता, उससे संवाद कैसे हो सकता है? और लेकिन इस में आप नाटक में भी देखेंगे और फ़िल्म में भी कि संवाद की शुरुआत गोडसे नहीं करता है, गांधी करते हैं। इसलिए इस रूप में कहा जा सकता है कि भई संवाद तो गांधी की तरफ से हो रहा है, गोडसे की तरफ से नहीं हो रहा है। तो ये एक उत्तर हो सकता है, लेकिन फिर भी मुझे ये बहुत मतलब वो कोई ऐसा आइडिया नहीं लगा कि जिससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। दूसरी चीज़ जो मुझे लगती है कि नाटक मोटे तौर पर नाटक का अनुकरण करते हुए भी फ़िल्म नाटक से कई मायनों में अलग है। और कई मायनों में अलग है का मतलब है कि जो संदेह का लाभ नाटक को मिल सकता है, वो फ़िल्म को मिलता नज़र नहीं आता है। फ़िल्म अपने एक स्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण के साथ बनाई गई है और वो स्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण यह है कि इ जैसा कहा भी है खुद राजकुमार संतोषी ने अपने एक इंटरव्यू में कि केवल एक कार्य से, केवल एक एक्ट से ये नहीं मान लेना चाहिए कि नाथूराम गोडसे जो है वायलेंस को प्रीच करते हैं। यानी कि वो हिंसा में विश्वास करते हैं, ये मानना उचित नहीं है। और इस बात को साबित करने के लिए पूरी फ़िल्म में कोशिश यह हुई है कि नाथूराम गोडसे को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है, जो अपनी जनता से बहुत प्यार करता है। वो अपनी जनता के लिए अगर उसने गांधी पर गोली चलाई तो इसलिए चलाई क्योंकि वो जनता की उसकी जनता के प्रति उसके मन में प्यार है। निश्चित रूप से उसकी जनता की परिभाषा संकीर्ण है, वो सिर्फ़ हिंदू जनता को ही जनता समझता है। और इस रूप में अगर देखा जाए कि वो चूँकि जनता से प्यार करता है और जनता पर पाकिस्तान विभाजन के बाद में पाकिस्तान से हिंदुओं को भगाया गया, उनकी हत्याएँ की गई, उनकी औरतों के साथ बहुत ही मतलब उनको बेइज़्ज़त किया गया। तो इस कारण से गुस्सा होना स्वाभाविक है। और इसी तरह से जब हिंदुस्तान ने वो शरणार्थी के में पहुँचे हिंदू, तो यहाँ की सरकार ने भी उनकी कोई मदद नहीं की बकौल फ़िल्म के और नाथूराम गोडसे के। इसलिए और ऐसे में उस व्यक्ति नाथूराम गोडसे के मन में गुस्सा था कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके पीछे गांधी है, महात्मा गांधी और इसलिए इस आदमी को रास्ते से हटाया जाना बहुत ज़रूरी है और इसलिए वह उसकी हत्या करता है। मेरा कहना है कि ये इतिहास का विकृतीकरण है। नाथूराम गोडसे ने अपनी इच्छा से हत्या नहीं की थी। नाथूराम गोडसे का एक संगठन से संबंध था। उस संगठन की योजना के अनुसार
उसका चयन हुआ था और उसने जाकर हत्या की थी। और यह हत्या केवल शरणार्थियों की समस्या से पहले उन पर हमले की कोशिश नहीं हुई थी, उससे पहले 6-7 बार गांधी पर हमले की कोशिशें हो चुकी थी, जिसमें गांधी बचे थे। तो इस रूप में मेरे ख्याल में जो मुख्य सवाल यही है कि एक हत्यारा जो अपने संगठन के लिए काम कर रहा है, उसे महात्मा गांधी के समकक्ष और उसके साथ संवाद करता हुआ दिखाकर हम क्या साबित करना चाहते हैं। और एक एक ऐसे समय, जिस समय की वह राजनीति हमारे यहाँ पर सत्ता के द्वारा पोषित है, सत्ता के द्वारा संरक्षित है, और यहाँ प्रतीकात्मक रूप में आज भी महात्मा गांधी की तस्वीरों पर गोलियां चलाई जाती है। तो ये एक बड़ा प्रश्न है, और इस प्रश्न का जवाब फिल्म क्या देती है, इस पर हम आगे बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया परख साहब अपनी इस टिप्पणी के लिए। धनंजय जी, जो सवाल परख साहब ने उठाया कि ये फिल्म जो है वो क्यों एक हत्यारे को, जो महात्मा गांधी का हत्यारा था, उसको एक महात्मा गांधी के समकक्ष खड़ा करने की कोशिश कर रही है, तो इसके पीछे क्या मंतव्य हो सकता है फिल्मकार का, ये इसके बारे में मतलब आप क्या सोचते हैं कि क्यों ये राजकुमार संतोषी, जो कि एक बहुत जाने माने फिल्मकार हैं और उनकी फिल्मों में हमने देखा है कि मतलब मनोरंजक सिनेमा के दायरे में वो जो भी कंटेंट बनाते रहे उसकी अपनी एक स्वीकृति रही है और लोग उनकी फिल्मों को सराहते रहे हैं। तो ऐसे में ये जो एक फिल्म आती है, जबकि हम देखते हैं कि भाई संवाद जो है गांधी और गोडसे के बीच में हो रहा है और वो संवाद ना होकर के उसको नाम देते हैं विचारों का युद्ध। और एक उस विचारों के युद्ध में हम देखते हैं कि गोडसे जो है बराबर गांधी के जो भी उनके सिद्धांत हैं उनको वो चैलेंज करता है। वो ये कहता है कि साहब ये सरकार की लाठी नहीं, गांधी की लाठी है जो हिंदुओं पर चले। उसमें एक संवाद है, उसमें कई संवाद ऐसे हैं, जैसे उसमें वो साफ साफ कहता है कि सारे मुसलमान जो है सारे फसाद की जड़ है। ये जो जिस तरह की राजनीति आजकल की चल रही है उसमें कहीं ना कहीं ये जो संवाद है वो उस तरह की एक जो कट्टरवादी राजनीति है या जो एक कहना चाहिए बहुसंख्यकवादी राजनीति है, वो उसको समर्थन करता हुआ ये संवाद है और गोडसे को कुल मिलाकर के उस सेक्शन का हीरो दिखाने की कोशिश की गई है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सोच है, क्या ये लेखक की सोच है या निर्देशक की सोच है, या उसके जरिए लेखक निर्देशक दोनों जो है वो कहीं ना कहीं किसी ऐसी मतलब सोच को प्रतिपादित करना चाह रहे हैं जो कहीं ना कहीं जाकर के जो हमारी सत्ता है उससे मिल जाती है, या बहुसंख्यकवाद की जो राजनीति है कहीं ना कहीं उसको फायदा पहुंचाती है? देखिए, आपके इस इतने लंबे सवाल में कई सारे सवाल हैं। सबसे पहले तो हम इससे समझें कि विचार और विकार, विचार जो है हर चीज को विचार कह देना भी सही नहीं है। एक धारा बन गई है कि वो अलग अलग विचारधारा है। विचारधारा का मतलब क्या हो, विचार क्या है और विकार क्या है? विचार हम उसको कहें कि जिसमें दूसरों का सम्मान रखते हुए आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आप किसी वर्ग विशेष, किसी संप्रदाय विशेष या किसी ऐसे समूह को आप नहीं जिसमें निशाना बनाते, बल्कि आप अपने आप को बेहतर कैसे बनाए, अपने समाज के लिए बेहतर काम कैसे करें और पूरे विश्व बंधुत्व की बात हो, वो उसको विचार के तौर पे आप देख सकते हैं। लेकिन जो नफरत के जिसके 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 सोच की धरातल ही नफरत हो कि हम इसको खत्म कर देंगे, इस संप्रदाय को नहीं रहना चाहिए, तो वो जो है वो विचार नहीं, मुझे मेरे ख्याल से लगता है वो विकार है। विकार किसको कहेंगे? विकार यानी विकृति है, वो मानवीय विकृति। अब बात आती है, जब इस फिल्म पे आप आते हैं तो उसके पहले आपने कहा कि बड़ी अच्छी फिल्में बनाई संतोषी साहब ने, बिल्कुल अच्छी फिल्में बनाई। घातक बड़ी चर्चित फिल्म रही, घायल बड़ी अच्छी फिल्म उनकी मानी जाती रही, बाद की फिल्में भी की, लेकिन उस तरह से सफलता नहीं मिली। लेकिन इन खास करके दो फिल्मों को, खास करके अगर घातक की बात करें तो घातक तो बड़ी चर्चित फिल्म रही। दामिनी बड़ी अच्छी फिल्म रही, दामिनी की बड़ी चर्चा हुई और लगा कि एक बढ़िया जो विषय को सही तरीके से प्रेजेंट कर सकता है वो ऐसा डायरेक्टर है। अच्छा, राजकुमार संतोषी एक ऐसे डायरेक्टर के तौर पे इंडस्ट्री में स्थापित हुए जो किसी विषय को बड़े बढ़िया तरीके से प्रस्तुत कर सकता है। उसको सब्जेक्ट पे भी उसकी अच्छी पकड़ है और तकनीक पे भी अच्छी पकड़ है। डायरेक्टर होने के लिए दो जरूरी शर्तें हैं, दोनों जरूरी शर्तें जो है राजकुमार संतोषी पूरी करते हैं। लेकिन समय के साथ जो है राजकुमार संतोषी जो है मुख्य धारा से
एक तरह से कहिए कि हटते चले गए। मुख्य तरह से हटने का मतलब होता है कि जब आपको बड़े स्टार आपके साथ काम करना नहीं चाहते। और वैसी परिस्थिति में अजय जी इस पे ज्यादा बताएंगे, चूंकि फिल्म पत्रकारिता से ज्यादा गहरे तौर पे जुड़े हुए हैं कि किस तरह से आज जो है उनकी सामाजिक या कहिए कि जो है आर्थिक स्थिति है वो एक अलग विषय है। अब तीसरी बात आती है कि जो है अस्कर वजाहत साहब ने जो नाटक लिखा, उस नाटक पे जैसा कि बड़ा डिटेल से जबरीवन पारेख साहब ने इस पर रखा नाटक के बारे में। नाटक मैंने भी पढ़ा है, बाद में फिर उन्होंने पारेख साहब संशोधन किया है, जो जो एक बनास नाम की पत्रिका है उसमें वो छपी है, बनासे पता नहीं, अभी नाम मुझे याद नहीं आ रहा पत्रिका का। तो आपकी आवाज नहीं आ रही है? बनासी है, बनास। हाँ, तो उस बनास जन्म। हाँ, तो उस पत्रिका में छपी है, वो नाटक छपा है, लेकिन उस नाटक के आधार पे फिल्म नहीं बनी है। फिल्म उसी पुराने नाटक के आधार पर बनी है जो पहले से लिखा हुआ था। और उस फिल्म में गांधी और गोडसे को एक जगह लाने का विचार है, उनकी कल्पनाशीलता है। और मुझे उस नाटक में बहुत कुछ आपत्तिजनक चीजें नहीं दिखी, मैं अगर उस एकदम उदार होकर के बोलूं तो। हालांकि गांधी के साथ गोडसे को जोड़ना ही अपने आप में बड़ी खतरनाक बात है कि आप वैचारिक लेवल पे कहां जोड़ के लेके आ रहे हैं। लेकिन मैं उस तरह से देखता हूं कि गांधी जो है हर जगह तत्पर रहते थे। जैसे हिटलर को भी उन्होंने खत लिखा था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कि भाई हिंसा का रास्ता छोड़ दो, है ना। और वो जरूरी भी था कि गांधी क्यों नहीं लिखे। गांधी जो है वो अहिंसा की बात कर रहे हैं अंग्रेज सरकार के खिलाफ, तो दुनिया में वो शांति चाहते हैं, तो क्यों हिंसा को बढ़ावा देने की बात करते, तो उनका दखल बड़ा जरूरी है। तो उस नाते आप ये कल्पना अगर कर रहे हैं कि गांधी गोडसे एक साथ हैं और गांधी प्रयास करते हैं और गोडसे बार बार भागता है, गांधी से नहीं मिलना चाहता है, वो उसमें मुझे बुराई नहीं दिखती है। लेकिन जो फिल्म में सबसे खतरनाक बात मुझे दिखती है अमिताभ जी, कि वो जो कल्पनाशीलता के बाद जो कहानी बढ़ती है, गांधी जो है मर के गोली लगी और गांधी को बचा लिया गया, वहां से कल्पनाशीलता शुरू होती है। और कल्पनाशीलता में आप जो कहानी करते हैं वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इस तरह से स्थापित हो जाता है कि आप अखबार की कतरनों को लगाते हैं। तो जब अखबार की कतरन लगाते हैं तो और वो पुराने अखबार दिखाते हैं, वही उस जमाने के अखबार जो 1940 के दशक के अखबार हैं, तो लगता है कि अरे ये ऐसा हुआ था क्या। मतलब मैं बताऊं, एक दो बार तो मैं भी कंफ्यूज हो गया कि ये कब हुआ यार, मुझे नहीं पता चला, मैंने कहीं पढ़ा नहीं। बाद में मुझे पता चला कि अरे यार, तो कल्पना में इतना भयानक ये है। कल मुझे एक डायरेक्टर मिला, उसने कहा अरे तुमने गांधी गोडसे देखी, क्योंकि वो थोड़ा गोडसेवादी व्यक्ति है। बोला देखो अखबार में भी, फिल्म में दिखाया कि अखबार में क्या हुआ है, उस समय की बात बताई। हमने कहा यार वो कल्पना है। बोला कल्पना कुछ नहीं है। तो जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का दौर है कि हर आदमी कौवा कान लेके भागा में दौड़ने लगा हुआ है, कोई पढ़ना नहीं चाहता है, कोई विश्लेषण नहीं करना चाहता उस पर, वैसी स्थिति में एक ऐसी फिल्म बनाते हैं जो लगता है कि डॉक्यूमेंटेशन है। और तो डॉक्यूमेंटेशन तो बड़ा खतरनाक है। कल को मैं तो इसको ये आरोप मैंने लगाया कि पठान फिल्म रिलीज हो रही थी और पठान के साथ साथ इसको भी रिलीज किया गया, इस फिल्म को भी। और मैं ये साजिश देख पा रहा हूं कि पठान के खिलाफ जो है आंदोलन की शुरुआत नरोत्तम मिश्रा ने की, मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं। और वही नरोत्तम मिश्रा इस फिल्म के बनाने में बड़ा उपयोगी व्यक्ति हुए, जिसके प्रति धन्यवाद अर्पित किया गया। तो मैं तो मानता हूं कि पठान की आंधी में आंधी चला करके गोडसे और गांधी जो फिल्म है ये, उसको स्थापित करने की कोशिश की गई कि कल को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले को वो दिखाने का एक अवसर मिल जाए कि देखो, आज समझिए 50 साल के बाद चर्चा होगी तो इस फिल्म की चर्चा आ जाएगी कि देखिए उस फिल्म में क्या दिखाया है। हम तो ऐसे ही इतिहास को पढ़ते हैं। और सिनेमा जो है बड़ी एक, हम लगातार हम लोग इस पे बात करते रहे हैं, आप भी बोलते हैं अपने प्रस्तावना में कि सिनेमा जो है अभिव्यक्ति का जबरदस्त माध्यम है। मैं बोलता हूं अखबार किताब आज सब छोटे हैं उसके सामने, क्योंकि ये ऑडियो विजुअल मीडिया है। आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है, आप सुन लेते हो, देख लेते हो, और सुना हुआ और देखा हुआ बड़ी आसानी से हमारे जीवन में छप जाता है। इसलिए बचपन की भी घटनाएं हमें याद रह जाती है, जो हमने 6 साल की उम्र में देखी थी। कुछ घटनाएं मुझे अभी भी याद है, लेकिन हो सकता है 6ठी क्लास में मैंने जो किताब में कुछ लाइनें पढ़ी है मुझे याद नहीं है। तो इतना गंभीर इम्पैक्ट है। और आप इस फिल्म को ऐसे दौर में बनाते हैं, और केवल अखबार की कटिंग की बात नहीं है अमिताभ जी, ढेर सारे जो पहलू हैं जो उसमें दिखाए गए हैं वो नाटक से इतर हैं, नाटक से अलग हैं। और नाटक में एक, देखिए अस्कर वजाहत साहब की नीयत को मैं अभी ज्यादा, हालांकि पारेख साहब बोलेंगे चूंकि वो लोग साथ मिलते रहे हैं, काम करते रहे हैं, प्रगतिशील लेखक संघ में है, जनवादी लेखक संघ में है, तो वो उसमें मेरा बहुत संबंध नहीं है उनसे, अस्कर वजाहत साहब से। लेकिन अस्कर वजाहत साहब के बारे में जो मैं पढ़ता रहा हूँ कि जनवादी व्यक्ति हैं, जनता की बात करते हैं, उदारवादी व्यक्ति हैं,
सांप्रदायिकता विरोधी व्यक्ति हैं, लेकिन जब आप नाटक देखते हैं तो उसमें भी ऐसा नहीं लगता है कि पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि गोडसे को महिमा मंडित कर रहे हैं। लेकिन जब फिल्म देखिए तो फिल्म में पहले सीन से आखिरी सीन तक गोडसे जो है वो हीरो के तौर पर प्रेजेंट होता है। और खास बात मैं करूं कि जहां पे वो एक तो सीन है जहां पे वो दिल्ली में शरणार्थी आए हुए हैं, वहां से पाकिस्तान से भाग करके हिंदू, और पुलिस वाले डंडा चला रहे हैं, ऐसा सीन बनाया गया है, और डंडा जो है रोक लेता है गोडसे। भाई तो आपने तो प्रतीक बना दिया कि हिंदुओं पे जहां कहीं अत्याचार हुआ गांधी ने तो उसको, पुलिस ने तो ये किया और गोडसे ने संभाल लिया। तो हिंदू का कितना हमदर्द नहीं, है। उसमें वो धनंजय, मैं आपको संवाद याद दिलाता हूँ। उस समय वो संवाद बोलता है कि ये सरकार की लाठी नहीं, गांधी की लाठी है जो हिंदुओं पर चल रही है। ये उसमें उस समय वो डायलॉग बोलता है ना। बहरहाल आप जो कह रहे हैं ना धनंजय, मैं ऐसा, आपने जो कहा, मैं अजय जी के पास चलता हूँ। अजय जी, ये जो बात यहाँ कही जा रही, परख साहब और धनंजय दोनों ने ये बात कही कि साहब ये जो कल्पना है गांधी को गोडसे के साथ मतलब एक फ्रेम में दिखाना, और हम देखते हैं चूंकि आप सबने फिल्म देखी है, मैंने भी फिल्म देखी है, और फिल्म जहाँ खत्म होती है वो बहुत दिलचस्प दृश्य है कि मतलब लॉन्ग शॉट में हम देखते हैं तिरंगा झंडा ऊपर है, और तिरंगे झंडे के नीचे के जो फ्रेम है उसमें एक फ्रेम में एक तरफ गांधी है, दूसरी तरफ गोडसे, यानी तिरंगे झंडे के नीचे गांधी और गोडसे दोनों हैं। तो अगर देखा जाए तो प्रतीकात्मक तौर पर निर्देशक ये कहना चाह रहा है कि भाई दोनों विचारधाराएं जो है वो हमारे झंडे के तले मौजूद हैं, और वो मौजूद तो है, ये हम धरातल पर देख रहे हैं। तो इसमें समस्या क्या है? अगर कोई निर्देशक कल्पना कर रहा है, मान लीजिए, तो कल्पना करने की तो उसको छूट होनी चाहिए ना, लेखक निर्देशक को, कि भाई वो कोई इतिहास तो लिख नहीं रहे, इतिहास लिखने का दावा भी नहीं कर रहे हैं। अगर वो ये कल्पना कर रहे हैं कि गांधी और गोडसे के बीच संवाद हो, और संवाद की पहल गांधी कर रहे हैं, जैसा कि परख साहब ने बताया, तो गांधी संवाद के हिमायती हुआ करते थे, और संवाद अगर वो गोडसे से कर रहे हैं, और वो कई जगह फिल्म में हमने देखा है, आप सबने चूंकि फिल्म देखी है इसलिए हम बात कर सकते हैं उसके बारे में, कि जब वो कहते हैं कि भाई तुम्हें गर्व करना चाहिए या शर्म करना चाहिए, इसका फैसला इतिहास करेगा, ये गांधी गोडसे से कहते हैं। तो वो जो है, और आखिर में वो आते थे कहते हैं कि भाई गीता गीता तुम भी पढ़ते हो, गीता मैं भी पढ़ता हूँ, मतलब अब तुम मेरी भाषा बोलने लगे हो, ये गांधी उससे कहते हैं एक जगह फिल्म के आखिरी हिस्से में जब हम देखते हैं। तो मेरा आपसे प्रश्न ये है कि जो फिल्म का जो एक तकनीकी एक उसका एक कहना चाहिए पक्ष होता है, जिस तरह से कहानी प्रस्तुत की गई है, सिवाय इसके कि उसमें गांधी और गोडसे को एक फ्रेम में दिखाया गया, और गोडसे की जो बातें हैं वो ऐसा लगता है कि हाँ एक विचारधारा को की तरफ झुकी हुई बातें, जाहिर बात है वो हिंदुत्ववादी, कट्टर हिंदुत्ववादी विचारधारा की बात है, तो उससे किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? जमीन पर भी तो ये सब हो ही रहा है ना, हम देख रहे हैं कि हाँ जो हिंदुत्ववादी लोग हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, और फिर अगर मतलब गोडसे को अगर हम फिल्म में दिखा रहे हैं उस तरह की बातें करते हैं, वो तो था ही ऐसा, ये बात सच है। तो इसमें दिक्कत क्या है? किसी को क्यों होनी चाहिए दिक्कत, अजय जी? नहीं नहीं, दिक्कत वहां से शुरू होती है जो धीरे ये अपने धनंजय ने जहाँ बात खत्म की, धनंजय ने बात खत्म की ना, कि जो काल्पनिक विस्तार होता है कथ्य का, गांधी चाहते रहे होंगे, या गांधी वो जो स्प्लिट ऑफ सेकंड जब गांधी को गोली लगी होगी उस समय हो सकता है गांधी के मन में ये विचार आया भी हो कि क्यों इसने मेरी हत्या की, मैं जानना चाहूंगा। इसी थॉट को जो स्प्लिट ऑफ सेकंड में आया हो सकता है गांधी को, उसको विस्तार दिया है असगर वजाहत साहब ने। और जैसा कि सही कहा धनंजय ने, नाटक मैंने भी पढ़ा है, नाटक पढ़ते समय इस तरीका का कोई एहसास नहीं होता है कि यह गोडसे को महिमा मंडित करने जा रहा है। लेकिन जब सिनेमा का तकनीक प्रवेश करता है, जब आप शब्दों को दृश्यों में बदलते हैं, तो आप जब पढ़ रहे होते हैं तो सिर्फ एक टेक्स्ट होता है आपके सामने, जब आप फिल्म देख रहे होते हैं तो वो विजुअल में बदलता है। विजुअल में सिर्फ संवाद ही नहीं होते हैं, विजुअल में बाकी सारी पृष्ठभूमि होती है, माहौल होता है, वो सारी चीजें होती हैं, इमेजेस होते हैं। और वहां बहुत ही, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत ही शातिर तरीके से राजकुमार संतोषी ने, और जाहिर सी बात है असगर वजाहत साहब की मंजूरी रही होगी, वहां उन्होंने गांधी और गोडसे को लगभग बराबर कर दिया, और कहीं कहीं तो गोडसे को ऊंचा कर दिया है, गांधी कहीं नीचे रह जाते हैं। संवाद, मेरा तो मानना है कि संवाद गांधी के मन में हो सकता है कि संवाद करें, लेकिन एक फिल्मकार क्यों सोच रहा है कि ये संवाद होना चाहिए? उसके पीछे कोई पर्पस रहा होगा। पर्पस अगर गांधी विचारों को, गांधी के जो अहिंसा का आंदोलन था, शांति का ये अभियान था, उन चीजों को लेकर फिल्म चलती है और हम फिल्म में देख पाते
कि गोडसे का वैचारिक परिवर्तन हुआ या गोडसे में पश्चाताप हुआ या गोडसे को इस बात का अफसोस हुआ कि उसने गोली क्यों चलाई, ये आदमी तो इतना नेक है, ये आदमी तो इतना उदार है, ये आदमी तो सब सर्वहित की बात करता है। अगर गोडसे अपने हिंदुत्व की संकीर्ण सोच से बाहर निकल पाता तो मैं इस फिल्म को ज्यादा सार्थक समझता। लेकिन यह फिल्म गोडसे को जिस तरीके से महिमा मंडित करती है, बड़ा करके दिखाती है, बेचारे की स्पष्टता दिखाती है उसमें, वह कहीं ना कहीं यह जाहिर करता है कि निर्देशक और लेखक की मंशा क्या रही है, वे क्या स्थापित करना चाहते हैं। मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं कि कल एक नया वर्चुअल मीडिया पे एक नई चीज आई है, चैट जीपीटी। शायद आप लोगों ने देखा या इस्तेमाल। नहीं बिल्कुल, चैट हाँ, जीपीटी, हाँ, चैट जीपीटी पे मैंने कल गांधी गोडसे एक युद्ध डाला, ठीक है। वहां जो व्यक्ति या जो आर्टिफिशियल व्यक्ति है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो व्यक्ति मौजूद है, उसने क्या जवाब दिया, वो इतना रोचक जवाब है कि एक मशीन भी कैसे सोच रहा है। मशीन का जवाब है मेरे पास, सीधा जवाब है कि आई एम सॉरी। सबसे पहले कहता है आई एम सॉरी, और फिर बताता है कि कोई भी व्यक्ति जो हिंसा का समर्थन करता है, टेररिस्ट एक्टिविटीज करता है, उसको ग्लोरीफाई करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए फिल्म नहीं बनानी चाहिए। फिर आगे कहता है कि नाथूराम गोडसे जो ऐसा ही व्यक्ति था और जिसने गांधी की हत्या की, गांधी जो ग्लोबल आइकॉन था और जिसने शांति और अहिंसा का आंदोलन चलाया, उस व्यक्ति को इस व्यक्ति ने गोली मारी। अगर उस एसेसिन को, जो हत्यारे को अगर आप ग्लोरीफाई करना चाह रहे हैं तो यह न सिर्फ गांधी की विरासत के प्रति अन्याय है बल्कि पूरी मानवता के प्रति अन्याय है, और यह एक आक्रामक तरीका है उस बात को फैलाने का, और इससे समाज में स्थिति गड़बड़ हो सकती है, लोग सांप्रदायिक हो सकते हैं। यह एक मशीन का जवाब है। ये बहुत दिलचस्प बात आपने बताई। हाँ, ये एक मशीन ने जवाब दिया है, कोई व्यक्ति नहीं है। चैट जीपीटी पे ये मुझे आंसर मिला। मैं दंग रह गया कि जब एक मशीन इस तरीके से सोच सकता है तो हम मनुष्य जो सारी चीजें जानते हैं, जो देख चुके हैं, जो हम अभी वर्तमान देख रहे हैं, जो इसके काले सच से परिचित हैं, जो इसके दुष्प्रभाव से परिचित हैं, वे कैसे इन चीजों को लेके आगे बढ़ सकते हैं। वैसे राजकुमार संतोषी में यह विकार पहले से था। आप भगत सिंह भी उनकी फिल्म देखें तो उसमें भी गांधी को जिस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है, वहां साफ दिखाई पड़ता है गांधी को डिमीन किया गया है। तो उनका वैचारिक स्खलन हुआ है। रहे होंगे कभी बड़े फिल्मकार, उन्होंने हल्ला बोल जैसी भी फिल्म बनाई है, उन्होंने लज्जा भी बनाई है, उन्होंने काफी बेहतरीन फिल्म दामिनी बनाई है, सब कुछ किया है। लेकिन अभी जाकर जहां पहुंचे हैं, आखिर में कहां पहुंचते हैं वो भी बहुत जरूरी है कि आप चले तो कहीं और अभी इस दौर में जिस तरीके से लाल रंग गिरुआ हो रहा है वह रोचक है देखना, और इस फिल्म में तो बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखता है। दूसरा जो मैंने अपने रिव्यू में बात कही थी कि यह फिल्म उन अध्येताओं के लिए बहुत जरूरी पाठ है जो सिनेमा और साहित्य के संबंधों को देखते हैं कि साहित्य कैसे सिनेमा में आता है तो बदलता है, साहित्य कैसे जो एक सामान्य लिटरेचर का नाटक था, वह नाटक फिल्म में आकर किस तरीके से आक्रामक हो जाता है, किस तरीके से प्रदूषित हो जाता है, क्योंकि वहां जब निर्देशक की तकनीकी चीजें घुसती हैं और लेखक भी बदलता है थोड़ा सा, तो ये घातक हो जाती हैं। राजकुमार संतोष की घातक फिल्म नहीं, उस प्रभाव में घातक। जी, तो ये मुझे खतरनाक फिल्म लगती है और लगता है कि इस पर और भी बात होनी चाहिए, और कटघरे में तो नहीं लेकिन असगर वजह से भी सवाल जवाब होना चाहिए। राजकुमार संतोषी को तो जो करना था किया, उनका वैचारिक स्खलन दिखा हमारे सामने, लेकिन एक सम्यक सोच का व्यक्ति, एक प्रगतिशील सोच का व्यक्ति कैसे इस तरीके के नाटक को यह विस्तार देना स्वीकार किया और क्यों ऐसा हुआ है, ये सचमुच चिंता का विषय है। अभी जिस तरीके से चीजें चल रही है उसमें
बाकी रही बात कि दर्शक, इस फिल्म को दर्शक भी नहीं मिले हैं जितने मिलने चाहिए, ये अच्छी बात हुई है, क्योंकि गोडसे और गांधी दोनों को सामने अगर रखें तो गोडसे कुछ एक समूह द्वारा, एक लिमिटेड समूह द्वारा भले ही पसंद किए जाते रहे हों, लेकिन इंडियन साइक में आज भी गांधी की जो मूर्ति है, गांधी की जो प्रतिमा छवि है, वह बरकरार है। भले ही गांधी को बैकड्रॉप में डालने की कोशिश की जा रही है, उनको लगातार पीछे किया जा रहा है, लेकिन वो हटा नहीं सकते। वे नेहरू की तरह उसको मिटा नहीं सकते, वे बाकी कांग्रेसियों की तरह उसको खत्म नहीं कर सकते। तो वे गांधी को ऐसे पर्दा डाल रहे हैं या उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिल्म में क्या होता है, फिल्म में एक विषय पर जहां गांधी थोड़ा सोचते हैं और उन्हें लगता है शायद मैं गलत था, और वो सिर्फ गांधी से नहीं होता है, कस्तूरबा से भी होता है। और जो पारक साहब ने लिखा था अपने टिप्पणी में कि गांधी का वैचारिक परिवर्तन गोडसे से नहीं हुआ था, कस्तूरबा के सपने में आने से हुआ था। सही बात है, जब उन्होंने सोचा था कि वो प्रेम विवाह नाटक में ये दिखाया गया है, लेकिन फिल्म में क्या दिखाते हैं कि गोडसे उनकी इस कमी को उंगली करता है, बताता है, दिखाता है, तब जाके गांधी बदलना शुरू होते हैं। हम सभी जानते हैं प्रेम और स्त्री पुरुष संबंधों के बारे में गांधी के विचारों से सबकी सहमति नहीं हो सकती। वे वहां भी एक प्रयोग कर रहे थे जो अभी हम कह सकते हैं कि वो प्रयोग सही नहीं था, लेकिन बाकी जो उनका योगदान है, बाकी जो अवदान है, उससे आप कैसे इनकार कर सकते हैं जी। और आखिरकार गांधी मनुष्य ही है, गांधी मनुष्य है, उनमें मनुष्यगत कमजोरियां रही होंगी, लेकिन उन्होंने देश और पूरी दुनिया के लिए जो किया है उसको अंडरमाइन करना, एक छोटे से पहलू को लेकर के और उसी को हाईलाइट करना। और खास करके फिल्म के आखिरी दृश्य को, जिसकी चर्चा मैंने भी की थी, कि जब जेल से निकलते हैं दोनों, तो आप देखिए कि दोनों की बराबर तादाद में समर्थक आए हुए हैं। ऐसा हो सकता है क्या कि गांधी के समर्थक और गोडसे के समर्थक एक अनुपात में हो? ऐसा नहीं सकता। ये निर्देशक की सोच है कि दोनों के बराबर हिमायती रहे होंगे या हो गए हैं, ऐसा नहीं हो सकता है निर्देशक ये खतरे, हो सकता है अजय जी, हो सकता है ये भी तो हो सकता है कि निर्देशक इस खतरे की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हो कि भाई देखिए गोडसे के समर्थकों की संख्या आज की तारीख में गांधी के समर्थकों के बराबर हो गई है। ये भी तो हो सकता है निर्देशक, अगर हम थोड़ा निर्देशक के प्रति सहानुभूति बरतते हुए कहें या उनके दृष्टिकोण के को हम देखें, तो ये भी तो हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो जैसे आपने कहा, और मतलब फिल्म मैंने भी देखी है, तो उसमें कई जगह पर ऐसा जो आपने कहा ना, गोडसे जो है वो अल्टीमेटली गांधी उसको कहते हैं कि भाई तुम्हें गर्व करना चाहिए या शर्म करना चाहिए, इसका फैसला इतिहास करेगा। और वो ये जो चीज है कि भाई अल्टीमेटली गोडसे से उसमें एक सामान्य व्यक्ति को दिखाया, वो गोडसे से सवाल करता है कि भाई तुमने अंग्रेजों के खिलाफ तो कभी एक पत्थर भी नहीं फेंका और गांधी जी पर तुमने गोली चला दी। ये एक सवाल करता है एक आदमी उससे, और उसके पास कोई जवाब नहीं होता है। तो ये जो चीज है, ये आज की तारीख में अगर हम देखें तो जो लोग भी आरएसएस वाले हैं या जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं या उनके संबंधित संगठनों के लोग हैं, तो सबके बारे में इसी तरह की बातें आजकल चर्चाओं में होती है कि भाई आपने आजादी की लड़ाई में तो कुछ किया नहीं, और आप जो है वो कांग्रेस को या तमाम सारे संगठनों को जो है वो बराबर कोसते रहते हैं। इस फिल्म में मुझे जो लगता है वो ये है कि भाई आपने गांधी से ज्यादा जो मतलब कुरूप चित्रण कह सकते हैं आपको, वो कांग्रेस का है और नेहरू का है। मतलब उनको जिस तरीके से दिखाया गया है वो एक अधिक, मैं परख साहब के पास वापस चलता हूँ। परख साहब, ये जो बात मैं कह रहा हूँ, क्या आप इससे सहमत हैं कि ये जिस तरीके से नेहरू को दिखाया है इस फिल्म में, मतलब खास तौर से तब जबकि गांधी जी देशद्रोह के आरोप में बंदी बना लिए जाते हैं और नेहरू जी कहते हैं हाँ भाई ठीक है, तो कानून के हिसाब से जो करना है वो किया जाएगा, कानून के हिसाब से किया जाएगा। तो ये जो चीज है, ये कल्पना की उड़ान जो है, हालांकि ये बात सच है, अगर हम आज के संदर्भों में देखें तो हम लोग भी अक्सर ये बातें करते हैं कि आज की तारीख में अगर गांधी जिंदा होते या और ऐसे तमाम लोग होते तो शायद जेल में होते, क्योंकि जिस तरीके से वो सरकारों के खिलाफ आवाजें उठाते तो उसकी सजा यही थी कि उनको देशद्रोह के आरोप में जेल में डाल दिया जाए। जैसा कि हम आजकल देखते हैं, जो भी सामाजिक कार्यकर्ता है वो कोई भी अगर ऐसा कुछ आवाज उठाता है तो किसी न किसी कानून के तहत जेल के अंदर हो जाता है। ऐसे में अगर देखा जाए तो निर्देशक की कल्पना में कमी कहाँ है? अल्टीमेटली तो वो यही दिखा रहे हैं ना कि भाई कांग्रेस उस समय जो थी, यानी राज सत्ता हासिल करने के बाद कांग्रेस के चरित्र में जो बदलाव हुआ, इस तरीके से उसमें दिखाया गया कि एक आदमी है वो गांधी टोपी पहन करके जो है वो
बाजार में लोगों से सस्ते में सामान खरीद रहा है, उनको उनको ठग रहा है, सस्ते में सब कुछ ले लेता है, मुर्गियां ले लेता है, अनाज ले लेता है, सब्जियां ले लेता है ना। और एक आदमी है जो कि मतलब गांव का पटवारी है, जो भी कुछ है वो एक लड़की का यौन शोषण करने की कोशिश कर रहा है। फिर गांधी उसके खिलाफ आंदोलन करने लगते हैं, बाकायदा लोगों की भीड़ लेकर के। तो ये सारी बातें जो है वो सारी विकृतियां तो हमारे समाज में आई हैं आजादी के बाद। इसमें निर्देशक की कहाँ गलती है फरक साहब? नहीं, निर्देशक की कोई गलती नहीं है, असगर वजाहत की भी नहीं है, शायद हमारी ही गलती है कि हमें हम इस तरह से देख रहे हैं। देखिए, कुछ चीजें हैं जो इतिहास में कहाँ रखी जा रही है और किस तरह से रखी जा रही है, वो उसके अर्थ को तय करती है। अब जैसे हम शुरू करते हैं जहां से आपने शुरू किया, नेहरू वगैरह से। गांधी जी ये कहते रहे कि कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सच्चाई है, ठीक है। और कांग्रेस ने इसका जवाब ये दिया कि इसका फैसला 2-4 लोग नहीं कर सकते, ये कांग्रेस कार्य समिति करेगी, ठीक है। लेकिन ये इस फिल्म में ये बताया गया कि जब कांग्रेस कार्य समिति ने उनके इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो गांधी जी ने कांग्रेस छोड़ दी। हाँ, ये ऐतिहासिक गलती है। ये तथ्यात्मक बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस गांधी जी ने 1934 में छोड़ दी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और इसलिए गांधी जी का कांग्रेस छोड़ना जो है वो कांग्रेस के साथ उनके संबंधों को के खत्म करने का ऐलान नहीं था, जैसा कि इस फिल्म में दिखाया जा रहा है। गांधी उसके बाद भी एक मेंटर की तरह कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं के वो अपने आखिरी क्षण तक मौजूद रहे। कांग्रेस उन्होंने जरूर छोड़ दी थी। दूसरी बात यह है कि दूसरी कल्पना आप देखिए, दूसरा जो इसमें है कि ये क्यों दिखाया जा रहा है कि ये सब लोग जो है गांधी जी की इस बात को नहीं मानते। इसके दो संदर्भ है। एक संदर्भ तो यह है कि अगर आप संघीय इतिहासकारों को देखें तो वे लगातार इस बात को अंडरलाइन करते हैं कि गांधी जी ने यह कहा था कि कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। अब इस कांग्रेस को भंग करने पर उनका इतना जोर देना और कांग्रेस मुक्त भारत की बात करना, क्या इसमें कोई संबंध नहीं है? और 2023 में जब ये फिल्म बनती है तब लोगों को यह याद दिलाना कि गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, इसका एक राजनीतिक मंतव्य है। और वो राजनीतिक मंतव्य किसके पक्ष में है, इसे समझने में कोई बहुत हमें रॉकेट साइंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज जो है कि गांधी जी ग्राम स्वराज का जो आंदोलन वहां कर रहे हैं, हम सब जानते हैं कि ग्राम स्वराज यानी कि एक गांव अपने में पूर्ण हो, ये गांधी जी के ग्राम स्वराज की संकल्पना थी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि उसे उन्होंने इस तरह से फिल्म में पेश किया है जैसे नक्सलबाड़ी के दौरान में किसी गांव को आजाद कराया जाता था। आजाद कराने के बाद में क्या होता था कि वहां पुलिस भी उनकी होती थी, न्यायालय भी उनका होता था, यानी कि सब कुछ उनका होता था। गांधी जी इस तरह के ग्राम स्वराज के समर्थक नहीं थे। गांधी जी चाहते थे कि प्रत्येक गांव अपने में स्वावलंबी हो और वहां जो पंचायत हो वो अपने निर्णय ले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो चाहते थे कि हर गांव की अपनी पुलिस हो, हर गांव का अपना जो है क्या कहना चाहिए न्यायालय भी उनका अपना हो, जैसा कि इसमें दिखाया गया। और जैसा कि अजय ने अपने उसमें कहा भी है रिव्यू में कि छोटा सा गांव है, लेकिन जब वो पटवारी के यहाँ प्रदर्शन करने जाते हैं तो मशाल लिए हुए सैकड़ों लोग दिखाई देते हैं। मतलब जब हम गांधी जी के बारे में कोई बात कल्पना भी कर रहे हैं तो वो गांधी जी जो करते रहे हैं उससे मिलता जुलता होना चाहिए ना। आप अपने मन से नहीं थोप सकते। फिर इस पर गांधी जी को जेल हो जाती है, किस चीज की? देशद्रोह की। ठीक है, ये एक तथ्य है कि जब
चर्चा चल रही थी संविधान सभा में, और ये सवाल आया था कि ये जो अंग्रेजों के जमाने का 1924 का देशद्रोह का कानून, धारा 24 जो है देशद्रोह का, इसे खत्म किया जाना चाहिए। तब नेहरू थे जिन्होंने ये कहा था कि इसे खत्म करना चाहिए। और तथ्य ये भी है कि सरदार पटेल ने कहा कि नहीं, ऐसी परिस्थितियां आ सकती है जब हमें इस धारा की जरूरत हो, इसलिए इसे रहने दिया जाए। आप देखेंगे कि फिल्म क्या करती है, फिल्म ये बताती है कि नेहरू ही अपने आदेश से गांधी जी को देशद्रोह के अपराध में जेल में बंद करवाते हैं। और वहां सिर्फ नेहरू पर निशाना नहीं लगाया गया है, वहां पर अंबेडकर पर भी निशाना लगाया गया है। आपको ध्यान हो कि जब वो बैठक हो रही है, उस बैठक में एक अफसर ये कहता है कि कानून के अनुसार इन पर देशद्रोह की धारा लगनी चाहिए। तब अंबेडकर कहते हैं कि हाँ, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन है, हमें तो कानून के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए। और तब नेहरू जो है ये आदेश देते हैं कि गांधी को गिरफ्तार किया जाए। आप ये देखिए कि यहाँ पर अंबेडकर को क्यों लाए आप, ये क्या मतलब हम इतने मान्य लेखक को और निर्देशकों को इतने भूले हैं? नहीं, वो ये जानते हैं कि अंबेडकर पर क्यों अटैक करना है। वो हर कदम पटकथा लिखते हुए या संवाद लिखते हुए या फिल्म बनाते हुए लेखक यूं ही कुछ कर देता है, ऐसा नहीं होता है। बम्बईया फिल्मों में भी नहीं होता। ये तो एक सुविचारित फिल्म है। तो कहने का मतलब है कि ये जो आज देशद्रोह का कानून का सबसे ज्यादा उपयोग हो रहा है, उस देशद्रोह के बारे में लोगों तक ये संदेश पहुंचाना कि देशद्रोह का कानून के लिए हमें मत दोष दीजिए, आपके प्रिय जो नेहरू हैं यही इसके लिए दोषी है, और उनका बस चलता तो वो महात्मा गांधी को भी इस अपराध में जेल में डाल देते। इस तरह से आप देखेंगे कि वहां वे किस तरह से नेहरू को, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लिया था, 9 साल जेल में बिताए थे जिस व्यक्ति ने, उसको इस तरह से वो कर रहे हैं। फिर गांधी जी के, आपने कहा कि कांग्रेस वगैरह के नहीं, वो गांधी जी को भी बहुत ही कहना चाहिए कि जो गांधी जी वास्तव में थे उससे नीचे दिखा रहे हैं। कैसे? गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने कांग्रेस नाम की संस्था को एक ऐसी संस्था में तब्दील किया जो चिट्ठियां लिखती थी, जो उच्च मध्य वर्ग का संगठन था, उसे जनता का संगठन बनाया। जब वो दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आए और वहां गए थे बिहार और किसानों का आंदोलन शुरू किया था, उसके बाद से उनका लगातार कोशिश ये रही थी कि कांग्रेस के साथ जनता जुड़े, और कांग्रेस के साथ जनता जुड़कर कांग्रेस को एक तरह से कहना चाहिए कि व्यापक जनता का संगठन में तब्दील करने के लिए अगर किसी एक व्यक्ति को श्रेय दिया जा सकता है तो महात्मा गांधी को। इस फिल्म में इसका कोई जिक्र नहीं है। दूसरा जो काम उन्होंने सबसे बड़ा किया कि उन्होंने कांग्रेस को सबका संगठन बनाया, हिंदुओं का, मुसलमानों का, सिखों का, ईसाइयों का, सब जाति धर्म के, सब क्षेत्र के लोगों का संगठन बनाने के लिए हमेशा प्रयत्न किया। लेकिन दूसरा यह काम किया, इसका कोई उल्लेख नहीं है। सांप्रदायिकता के विरुद्ध जो गांधी ने जिस तरह से संघर्ष किया और जिसके लिए अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा दी, उसका कोई उल्लेख नहीं है फिल्म के अंदर। औरतों को बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस में लाना और आजादी के आंदोलन में उनको शरीक कराना, यह एक बड़ा काम किया, उसका कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन फरक साहब, मैं आपको रोक रहा हूँ, सॉरी, एक आपकी बात से ही बात निकल रही है, क्योंकि आप जो कह रहे हैं गांधी के इन कामों का, आपने जिनका जिक्र किया उसका उल्लेख नहीं है। ये फिल्म गांधी की बायोपिक तो है नहीं कि हम गांधी के बारे में बहुत ज्यादा फोकस करें। ये तो गांधी और गोडसे, ऑब्वियसली इस फिल्म का जो प्रीमाइस है, वो प्रीमाइस है कि गांधी और गोडसे के बीच में अगर संवाद होता, कल्पना जो की है फिल्मकार ने या नाटककार ने भी, जो मूल लेखक है असगर वजाद साहब, संवाद होता तो संवाद का निष्कर्ष क्या निकलता, और उस निष्कर्ष पर हम चर्चा कर रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है, उसमें ये दिखाया गया है कि भाई
कुछ गांधी झुके कहीं और कहीं पर गोडसे जो है वो मतलब शांत हुआ, उसको उसका क्योंकि अंत में आके वो कहते हैं कि भाई तुम भी गीता तुम मेरी भाषा बोल रहे हो, गांधी कहते हैं इस फिल्म में कि तुम मेरी भाषा बोल रहे हो। अमिताभ जी मैं बताता हूँ क्यों। जी आप ये देखेंगे कि जब वो ग्राम स्वराज के अंदर आंदोलन करते हैं तो उस आप क्या समझते हैं कि गांधी जी की मृत्यु के बाद में हिंदुस्तान में दंगे खत्म हो गए थे? दंगे कई जगह हुए। जिस ग्राम स्वराज में उन्होंने ये कल्पना की कि एक पटवारी ने एक लड़की को के साथ बेइज्जती करने वाला है और वहां प्रदर्शन करते हैं, क्या वह लेखक ये नहीं सोच सकता था कि वहां पर हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़ा है? गांधी जी ने दलितों के उत्थान के लिए जो किया, क्या बिहार के गांव उस समय जातिवाद से इतने मुक्त हो गए थे? वो भी तो उसमें उसकी कल्पना कर सकता था। यानी कि जो गांधी जी पर ज्यादा सूट करता है वो सब चीजें बचाई गई कहानी में। यानी कि दलितों के लिए उस ग्राम स्वराज में उनके सामने ज्यादा बड़ी चुनौती होती, सांप्रदायिकता से लड़ना उनके लिए ज्यादा बड़ी चुनौती होती, बजाय कि एक पटवारी के खिलाफ मशाल जुलूस निकालने की तुलना में। ठीक है, पर्यावरण का कोई आंदोलन उस समय तक उभरा नहीं था, आपने वो पर्यावरण का आंदोलन वहां पर शुरू कर दिया। ठीक है, और इस तरह से आप क्या संकेत दे रहे हैं कि ये कांग्रेस है जो पर्यावरण को खत्म करने के लिए जिम्मेदार है, और गांधी जी जो है उसके खिलाफ थे, लेकिन कांग्रेस जो है गांधी जी के रास्ते के विपरीत चल रही। मेरा कहना है ये सब चीजें एक राजनीतिक मकसद से की जा रही है। हम अगर राजनीतिक मकसद से की जा रही हैं। हाँ, जी उस राजनीतिक मकसद को नहीं समझते हैं, उस एजेंडा को नहीं चलिए, समझते। तो आप जो कह रहे हैं एजेंडा राजनीतिक मकसद से की जा रही हैं, मैं राजनीतिक मकसद वाली बात को ही आगे बढ़ाते हुए धनंजय कुमार जी के पास चलता हूं, क्योंकि आपने जो बात कही उससे मुझे इस फिल्म के कुछ संवाद याद आ गए जिसमें वो गोडसे कहता है कि एक दिन यहाँ भगवा लहराएगा, एक दिन यहाँ भगवा लहराएगा। ये जो बात है ये एकदम साफ साफ है, और वो हिंदू राष्ट्र की बात करता है, और वो बाकायदा एक मतलब जेल की दीवार पर जो उसने एक नक्शा बना रखा है अखंड भारत का, उसकी तरफ इशारा करता है, देखो ये है। तो गांधी जी उससे कहते हैं कि भाई तुमने हिंदुस्तान को भी छोटा कर दिया, एक पहले तो तुमने हिंदुस्तान को छोटा कर दिया, अब तुम हिंदू हिंदू धर्म को भी छोटा कर रहे हो। तो ये जो बात है धनंजय कि ये राजनीतिक मकसद से किया गया, क्या आपको लगता है कि इस फिल्म का उस तरह का इम्पैक्ट है? क्योंकि जैसे ये हम लोग जिस प्रेम में इस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। मुझे लगता है कि अगर हम इसको प्रोपेगेंडा फिल्म की श्रेणी में रखें या उस तरह से देखें तो शायद कोई बहुत अन्याय नहीं होगा इस फिल्म के साथ में, जिस तरीके से बनाई गई है। हालांकि कश्मीर फाइल्स जैसी प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं है, क्योंकि उसको उस तरह का प्रोजेक्शन नहीं मिला, या ये हम कह सकते हैं कि भाई उस तरह से कश्मीर फाइल्स को मतलब सत्ता के शीर्ष से जो है समर्थन मिला था और प्रोत्साहन मिला था और लोगों ने इसको प्रमोट किया था। वैसा कोई प्रमोशन इस फिल्म का नहीं दिखाई दिया है, बावजूद इसके कि इसमें गोडसे को काफी हद तक जो है वो एक सकारात्मक छवि देने की कोशिश की गई है। तो आपको क्या लगता है कि जो हम इस फिल्म पर विवाद की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ विवाद जो है वो बहुत सीमित किस्म का एक बौद्धिक विमर्श है, वो अपने आप में एक अच्छी बात भी हो सकती है, क्योंकि अगर सड़क पर विवाद होता तो शायद इसके कुछ गलत नतीजे निकलते हैं। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए अमिताभ जी, प्रभाव की बात तो ये है कि देखिए हम 4 आदमी हैं, यहाँ 3 आदमी फिल्म के नकारात्मक पक्षों पे ज्यादा चर्चा कर रहे हैं या उदाहरण दे रहे हैं। आप जो है ज्यादातर वो उदाहरण रख रहे हैं जो आप एक एंकर के नाते रख रहे हैं, ज्यादातर उदाहरण वो रख रहे हैं जो गांधी को लेकर के या एक सकारात्मक बात की गई है कि ये भी कहा गया है, वो भी कहा गया है। अब नहीं, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, मैं धनंजय सकारात्मक नकारात्मक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ ये बताने की और ये मतलब समझने की भी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हम चारों लोगों ने इत्तेफाक से फिल्म देखी हुई है। तो वो फिल्म जो है उसमें वो चीजें भी हैं कि जहां हम देख सकते हैं कि भाई वो कंटेम्परेरी पॉलिटिक्स जो है उससे कैसे रिलेट कर रही है, और कैसे ये जो कांग्रेस की बात है या नेहरू की बात है, ये तमाम सारी बातें हैं उनसे जुड़ रहे हैं। और कहां पर हम ये देख सकते हैं कि हाँ कहीं कोई क्या संभावना बनती थी आज की तारीख में, अगर हम धनंजय देखें तो क्या जमीन पर हम ये बात बिल्कुल, या क्या ये बात बिल्कुल अतार्किक है कि दक्षिणपंथी राजनीति और जो गांधीवादी राजनीति के लोग हैं या जो अहिंसक राजनीति को मानने वाले लोग हैं या कांग्रेस की तरह के लोग हैं, क्या उनके बीच संवाद की संभावना बिल्कुल समाप्त हो जानी चाहिए? क्या संभावना नहीं है किसी भी तरह की? यानी आरएसएस और बाकी लोगों के बीच में क्या संभावना नहीं है बातचीत की? अमिताभ जी, संभावनाओं से जैसा कि पहले पारक साहब ने कह दिया कि फासीवादी ताकत जो है और जो उदारवादी है उसमें भारी अंतर ये है कि फासीवादी जो है संवाद नहीं करते हैं, उदारवादी हर जगह संवाद करते हैं। इसलिए गांधी कर रहे हैं ना इस फिल्म में संवाद, एक गांधी कर रहे हैं इस फिल्म में संवाद। एक मिनट,
वो जो संवाद कर रहे हैं वो भी करने वाले उदारवादी असगर वजाहत है जो ये नाटक को लिखा है जिन्होंने। लेकिन जैसा कि कहा अजय परमात्मा जी ने क्या की, बड़ी चालाकी से फिल्म बनाई गई। उन्होंने अपनी समीक्षा में भी इस बात को जिक्र किया है, कई लोगों ने जिक्र किया है, पारक साहब ने भी जिक्र किया, मैंने भी ये कहा है जो लिखा है आर्टिकल फेसबुक पे, नागेंद्र जी ने इस पर जिक्र किया है जो उन्होंने आर्टिकल लिखा है। चालाकी का मकसद मतलब क्या होता है कि आप जो है एक समझिए इस बात को कि इस फिल्म पे विमर्श बहुत गहरा होना चाहिए, और गहरा इसलिए होना चाहिए कि ये फिल्म जो है एक, मैं फिर से वो दोहराऊं कि बड़ी ताकतवर मीडियम है, और खास करके जो अशिक्षित हिंदुस्तान है वहां बड़ी ताकत के साथ ये जाएगा। और जो मैसेज ये जो आप मिशन कश्मीर की बात कर रहे हैं, मुझे बोलने का थोड़ा सा अवसर दीजिएगा, जो मिशन मिशन कश्मीर की जो बात कर रहे हैं और इस फिल्म की बात कर रहे हैं, दोनों फिल्म में भारी अंतर है। मिशन कश्मीर को नहीं, कश्मीर फाइल्स कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं है। ये फिल्म ऐतिहासिक फिल्म बना करके दिखाने की कोशिश की गई है। फिर दूसरी बात देखिए कि ये सिर्फ जो है नेहरू गांधी को डिमीन नहीं किया गया है, गोडसे को उठाने के लिए जिसको भी डिमीन किया जा सकता है उसको डिमीन किया गया है। और इवन सरदार पटेल को नहीं छोड़ा गया, सरदार पटेल का जिक्र अभी नहीं होगा, सरदार पटेल तक को नहीं छोड़ा गया। सरदार पटेल को किस रूप में दिखाया गया, आप गौर कीजिए इसमें। और ऐसा लगता है कि सरदार पटेल जो है एकदम एक ऐसे ही थे, बकरी जैसे, मेमने जैसे थे, और गोडसे इतना ताकतवर व्यक्ति था जो अकेला खड़ा था, है। तो सरदार पटेल को तो ये नायक बना के घूम रहे हैं, इतनी बड़ी मूर्ति बना करके मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, तो वो सरदार पटेल के बारे में क्या धारणा रखते हैं। देखिए इनका मकसद बड़ा क्लियर है, राजनीतिक एजेंडा बड़ा क्लियर है कि ये गोडसे को स्थापित करना चाहते हैं, गोडसे के साथ साथ ये सावरकर को स्थापित करना चाहते हैं। देखिए हम इतिहास की अगर थोड़ी सी बात कर लें 1 मिनट में कि इतिहास में गोडसे की भूमिका कितनी है और सावरकर की कितनी भूमिका है। सावरकर की एक बड़ी भूमिका है, गोडसे की भूमिका जो है सावरकर के फंटर वाली भूमिका है कि एक विलेन है अमरीश पुरी और उनका एक फंटर है जो जाकर के शूट कर रहा था, इससे ज्यादा गोडसे की भूमिका है नहीं। लेकिन गोडसे को इस फिल्म में गांधी के पैरेलल आपने खड़ा किया और कहा कि गांधी के विचारों को भी परिवर्तित कर देने का मादा रखता है गोडसे, ये आपने स्थापित किया। अब एक और बात मैं कहूँ, एक बहुत महत्वपूर्ण बात जिस पर चर्चा नहीं हुई और ये उनके नाटक में भी नहीं है। देखिए अक्सर हम जिक्र करते हैं अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा की बड़ी बुराई करते हैं और अहिंसा परमो धर्म लोग लिखते हैं कि असली श्लोक तो उसके आगे ये है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। तो गांधी ने तो कहा भाई कि जब कायरता और हिंसा में चुनना होगा तो मैं हिंसा को चुन लूंगा। गांधी ने क्या कहा कि मैं हिंसा को नहीं मानता हूं, लेकिन इसको आप छुपा जाते हैं। फिल्म में इसकी चर्चा होनी चाहिए थी कि वो हिंसा की बार बार बात कर रहा है, गोडसे हिंसा का रिप्रेजेंटेटिव है, वो गांधी अहिंसा के रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन गांधी भी वहां पे आके कहते हैं, जैसे गीता की बात करते हैं ना, सब लोग ये दोहराते हैं, खासकर जो दक्षिणपंथी लोग हैं कि गीता में क्या कहा गया, कृष्ण ने क्या कहा है, धर्म के लिए मुसलमानों ने क्या कहा है कुरान में, धर्म के लिए रक्षा के लिए उठ खड़ा होना होगा, जिहाद करना होगा। अरे तो गांधी ने भी कहा भाई कि कायरता हम पसंद नहीं करते हैं। गांधी ने ये थोड़े कहा कि हिंसा जो है एकदम सर्वथा वर्जित है। दूसरी बात, एजेंडा ये है कि गांधी को ही नहीं, पूरे भारतीय सोच को, जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसको किस तरह से खारिज किया जाए, खत्म किया जाए। और अब देखिए गांधी का जो सत्याग्रह आंदोलन था, गांधी को सत्याग्रह आंदोलन को क्या उन्होंने कर दिया, मशाल लेकर के ले आ गए, वो दक्षिण उसको बना दिया उन्होंने, नक्सलवादी बना दिया। क्या गांधी नक्सलवादी थे? कहीं उनके दिमाग में ये सोच था कि भीड़ इकट्ठा करके हम किसी को डरा दे? कहीं गांधी ने नहीं किया। तो आप एक साथ सारे हथियार यूज कर लिए गोडसे को महान बताने के लिए, जो आपके पक्ष के थे, जो आपके विपक्ष के थे। देखिए अमिताभ जी, कल्पना करने की आपकी छूट है, जब झूठ बोलने की छूट है, संसद में बैठ के आप झूठ बोल सकते हैं, उसको दस्तावेज बना दे सकते हैं, तो सिनेमा में क्यों नहीं बना सकते हैं भाई झूठ? सिनेमा में भी सारा झूठ लिख दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि असगर वजाहत जैसा व्यक्ति जब उसमें जुड़ता है तो चिंता की बात हो जाती है। जब राजकुमार संतोषी जैसा, हालांकि बोला अजय जी ने कि भाई भगत